हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल समाचार, कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग ब्लड क्लॉटिंग यानी कि मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी HAP का चैप्टर नंबर 5 है, हीमोपोएटिक सिस्टम। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में चैप्टर नंबर 5 के सिलेबस में दिया हुआ है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। चांसेस हैं कि इस साल 5 नंबर के क्वेश्चन में या तो 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा या तो कुछ ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लड क्लॉटिंग। तो आज के इस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझेंगे क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग, कैसे होता है ब्लड क्लॉटिंग, किस किस प्रोसेस को लेकर के होता है, और इससे रिलेटेड कुछ MCQs भी करेंगे। बस आपको सारी चीजें समझाने की गारंटी ले रहा हूं, लेकिन शर्त इतना होगा कि थोड़ा सा आप फोकस अच्छे से दिमाग में ध्यान गड़ाए रखेंगे इधर, और मेरी बातों को अच्छे से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से सवाल आना तय है ना। तो अच्छे से पढ़िएगा, ओके। ब्लड क्लॉटिंग, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं, क्या होता है उसको, रक्त का थक्का होना। क्या होता है? रक्त का थक्का होना। इसी को हम लोग ब्लड कोएगुलेशन भी बोल सकते हैं। यानी अगर किसी भी, मान लिया जाए आपके बॉडी में ब्लड तो बह रहा है, ठीक है, लेकिन अगर कहीं कट लग गया, फट गया, एक्सीडेंट हो गया, या फिर कट गया बहुत ज़्यादा हाथ, तो उससे ब्लड लॉस होता है, ब्लड बहने लगता है। अगर क्या होगा कि अगर वो ब्लड बहना बंद नहीं होगा तो धीरे धीरे आपकी बॉडी से ब्लड बाहर आने लगेगा। पता है आपको, बॉडी में एवरेज 5 से 6 लीटर ही ब्लड होता है, और अगर किसी का 1-2 लीटर ब्लड अचानक से निकल जाए तो पेशेंट शॉक में जा सकता है ना। तो अगर वो जितना ज़्यादा ब्लड लॉस होगा उतना ज़्यादा घाटा है ना, उतना ज़्यादा दिक्कत होगा। तो अगर वो कटा हाथ, कहीं पे भी इंजरी हुई और ब्लड आपका लगातार बहता रह गया, तो इंसान मर भी सकता है। तो इसके लिए हमारे सिस्टम में एक मैकेनिज्म है कि हमारा ब्लड, जैसे ही कहीं इंजरी होती है और ब्लड एयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, थक्का बना लेता है, जिससे कि वहां पर जो रास्ता है खुला था वो कहीं ना कहीं बंद हो जाता है। तो उसी प्रोसेस को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, जिससे कि आपका खून का बहना बंद हो जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये प्रोसेस, जरूरी है ना। तो ये देखिए आपका, जैसे मान लिया जाए ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, और इसमें RBCs वगैरह दिखाए गए हैं, WBCs वगैरह दिखाए गए, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, और किसी वजह से ये ब्लड वेसल्स रप्चर हो गया, रक्त की नलिका रप्चर हो गई। यानी कि मान लो ये रक्त की नलिका है, इसमें से खून बह रहा है, अगर मान लो किसी वजह से यहाँ कट गया तो खून बहने लगेगा। तो वहां पर क्या करता है कि बहुत सारे ब्लड के कंपोनेंट्स, जो कि आपके प्लेटलेट, खास करके कौन होता है, वहां का जो प्लेटलेट है, आपका ब्लड का एक कंपोनेंट है प्लेटलेट्स, है ना। तो प्लेटलेट्स एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होकर के वहां के जगह पर थोड़ा सा एक क्लॉट का फॉर्मेशन कर देता है, गांठ बना देता है, वहां के रक्त को थोड़ा सा जेली समान संरचना कर देता है, और धीरे धीरे गाढ़ा कर देता है, जिससे कि उस जगह को ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसे फाइब्रिन से उसको एकदम बांध करके अच्छे से ब्लॉक कर दिया जाता है, खून से ही ब्लॉक कर देता है, ताकि रास्ता अब बंद हो जाए, खून बाहर ना निकले, जिससे ब्लड लॉस ना हो। यही प्रोसेस ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है, ठीक है। अब ये चीजें कैसे होती है सब कुछ समझते हैं। कह रहे देखिए, ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन एक ही टर्म है, रक्त का थक्का होना। इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, बाय विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू जेल। यानी कि ब्लड क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में जो ब्लड है लिक्विड से, जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड है लिक्विड है, लेकिन बाहर आते अगर कांटेक्ट में आता है एयर में, तो वो जेल के समान, जेली जैसा संरचना बना लेता है, ठीक है, फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉट, वो ब्लड क्लॉट बन गया। इट इट पोटेंशियली रिजल्ट्स इन हीमोस्टेसिस, इसी को हम लोग हीमोस्टेसिस कहते हैं। हीमोस्टेसिस मतलब हुआ, 2 वर्ड है, हीम मतलब ब्लड, स्टेसिस मतलब है क्लॉट बनना। तो हीमोस्टेसिस का निर्माण हुआ, यानी कि ब्लड वहां पर जेली समान संरचना बन के हीमोस्टेसिस बना दिया, ठीक है। द सिसेशन ऑफ ब्लड लॉस फ्रॉम डैमेज्ड ब्लड वेसल, कहने का मतलब है कि जो ब्लड वेसल डैमेज हुआ था, वहां से जो आपका ब्लड लॉस हो रहा था, वो अब वो जो गांठ बना है, इस वजह से आपका ये जो हीमोस्टेसिस हुआ है, यानी कि ब्लड क्लॉट हुआ है, उस आपका उससे क्या होगा, ब्लड लॉस नहीं होगा। तो वही बोल रहा है कि सिसेशन मतलब रुक जाएगा, वो जगह सीज हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है, सिसेशन हो जाएगा, ब्लड लॉस नहीं होगा डैमेज्ड ब्लड वेसल से, एंड उसके बाद धीरे धीरे रिपेयर होगा उस ब्लड वेसल्स का, ठीक है, गुड। कह रहा था सब्सटेंस विच आर नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग आर नॉर्मल प्रेजेंट इन ब्लड बट इन एन इनएक्टिव फॉर्म। कहने का मतलब है कि जो आपका ब्लड है, ब्लड में जब नॉर्मली आपका ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो आपके ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो प्रेजेंट हैं, प्लेटलेट्स है, फाइब्रिन्स है, थ्रोम्बिन है, सब कुछ है ना, प्रोथ्रोम्बिन है, सब कुछ है। लेकिन जब तक वो एयर के कांटेक्ट में नहीं है,
है ना, एयर के कांटेक्ट में नहीं है तब तक वो इनएक्टिव फॉर्म में है। यानी कि शरीर के अंदर जब तक खून बह रहा है तो क्लॉट नहीं होगा। आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए था कि सर अगर जो खून थक्का हो जाता है तो शरीर के अंदर क्यों नहीं थक्का हो जाता है? तो नहीं होता है, वो अंदर में जब तक रहेगा तब तक क्या होगा, है ना, नहीं क्लॉट होगा, लेकिन जैसे ही बाहर आएगा तो आपका क्लॉट हो जाएगा। तो जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर हैं जब तक बॉडी में ब्लड है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो उसको हम लोग प्रोकोएगुलेंट कहते हैं। प्रोकोएगुलेंट क्या हुआ, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर्स है, जैसे प्लेटलेट हो गया, फाइब्रिन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, है ना, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर है, मैं बताऊंगा कौन कौन सा है। ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर आपके ब्लड में हैं लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में है, तो उसको प्रोकोएगुलेंट कहते हैं। विच आर एक्टिवेटेड, जो कि एक्टिवेट हो जाता है ड्यूरिंग इंजरी। अगर किसी प्रकार का इंजरी, चोट लगा है तो वहां पर आपका एक्टिवेट हो जाता है और क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, क्लॉट इज फॉर्म्ड, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लॉट बन जाता है। मैंने क्या पढ़ाया, ध्यान से सुनिए। मैंने बोला ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन एक प्रोसेस है। क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन, ये जो ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन है एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड चेंज हो जाता है लिक्विड से जेल में। किसमें, लिक्विड से जेल में, जहां पे एक ब्लड क्लॉट का निर्माण करता है, ठीक है। इट पोटेंशियली रिजल्ट्स इन हीमोस्टेसिस, है ना। इससे क्या हो जाता है, ये हीमोस्टेसिस हो जाता है, यानी कि ब्लड एक तरीके से रुक गया वहां पर, है ना। इससे क्या हो जाता है, ब्लड वहां पर रुक गया। हीमोस्टेसिस मतलब होगा कि ब्लड वहां पर रुक गया जो बह रहा था, यानी कि सिसेशन ऑफ ब्लड लॉस फ्रॉम डैमेज्ड वेसल्स, यानी कि जो रक्त वाहिनियां डैमेज हुई थी उससे ब्लड जो लॉस हो रहा था वो सीज हो गया, रुक गया, है ना, और उसके बाद उसका रिपेयर हो गया, ठीक है। द सब्सटेंस जो कि जरूरी है क्लॉटिंग के लिए वो नॉर्मली आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में, और जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको प्रोकोएगुलेंट कहते हैं, और वो एक्टिवेट हो जाता है इंजरी के टाइम पे। जब इंजरी होती है तो एक्टिवेट हो जाता है और वो क्लॉट का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है ना, क्लॉट का निर्माण करता है। गुड, चलिए अब मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग समझिए, है ना। मैकेनिज्म कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। पहले तो क्या क्या होगा, देखिए मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में यहाँ पर मेनली 3 प्रोसेस होता है। ब्लड क्लॉटिंग मेनली इन्वॉल्व्स 3 मैकेनिज्म। कैसे कैसे होता है वो समझिए, है ना। पहले तो ये समझेंगे कि कैसे कैसे फिजियोलॉजी की चीज़ें होती हैं, और उसके बाद वहाँ पर स्टेजेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग भी पढ़ेंगे कि उसमें कैसे कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ क्या काम करता है, ठीक है। मैकेनिज्म में सबसे पहले, अगर जो भी ब्लड वेसल्स डैमेज हुआ है, जो भी ब्लड वेसल्स डैमेज हुआ है जहाँ से खून बह रहा है लगातार, उस ब्लड वेसल्स को सबसे पहले क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाता है, संकुचित होता है। कैसे, समझिए बात को। कह रहा है व्हेन प्लेटलेट्स आर कम इनटू कांटेक्ट विद अ ब्लड वेसल्स दैट हैज बीन इंज्यूर्ड, यानी कि आपके ब्लड में प्लेटलेट्स पाया जाता है जिसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, जो कि आपका मेन है क्लॉट कराने के लिए, पता होगा ब्लड को क्लॉट कराने के लिए होता है ना। इंजरी मतलब होता है चोट लग जाना, इंजरी मतलब क्या हो जाता है, चोट लग जाना, ठीक है, कट जाना, फट जाना, उसको इंजरी कहते हैं, ठीक है। कह रहा है व्हेन प्लेटलेट्स कम इनटू कांटेक्ट विथ ब्लड वेसल्स, मतलब वैसे जो ब्लड वेसल्स, वैसे ब्लड वेसल्स जिसमें चोट लगा है, इंज्यूर्ड है ना, विच हैज बीन इंज्यूर्ड, जो इंज्यूर्ड हो गया, उसके कांटेक्ट में जब ब्लड आता है, उसके कांटेक्ट में जब ब्लड आता है, ब्लड का प्लेटलेट आता है, तो वो क्या करता है, दे कॉज द सरफेस टू बिकम स्टिकी एंड अटैच द डैमेज्ड सेल। कहने का मतलब है कि वहां पर उस जगह को थोड़ा चिपचिपा बना देता है, स्टिकी बनाता है, और जो भी वहां पर डैमेज्ड वॉल है उसको अटैच करने का काम करता है, ताकि एक जगह इकट्ठा हो जाए, ताकि कम से कम ब्लड लॉस हो। एज सुन एज ब्लड आर्टरी इज रप्चर्ड, है ना, द स्मूथ मसल इन इट्स वॉल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि जैसे ब्लड का आर्टरी अगर रप्चर हुआ है तो तुरंत से तुरंत वो ब्लड वॉल अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, संकुचित हो जाएगा, है ना। फॉर अ वाइल दिस रिएक्शन शोज ब्लड लॉस वाइल अदर हीमोस्टैटिक प्रोसेस एक्टिव, यानी कि जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आगे और भी प्रोसेसेस वगैरह शुरू हो जाते हैं। क्या हुआ, पहला ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। पहला क्या होता है बताइए, ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। कैसे, तो जब तक आपके बॉडी में ब्लड है, ब्लड में प्लेटलेट है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई ब्लड वेसल्स डैमेज हुआ, इंजरी हुई है, और उस प्लेटलेट वहां पर प्लेटलेट पहुंचा, तो प्लेटलेट को क्या होगा पता चलेगा, तो प्लेटलेट क्या करेगा कि उस जगह को थोड़ा स्टिकी करेगा और जितने भी डैमेज्ड वॉल्स हैं उसको अटैच करने का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। और वहां अगर ब्लड आर्टरी में अगर किसी प्रकार का रप्चर आ गया है, ध्यान रखिएगा आर्टरी बहुत डीपली होता है, अगर उसमें आ गया है तो वो अपना स्मूथ मसल्स का बनाता है, खुद ब खुद अपना क्या हो जाएगा, वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा और सटने का काम करेगा, ठीक है। चलो कोशिश करेगा। उसके बाद आपका मेन होगा प्लग फॉर्मेशन, यानी कि गांठ बनना, है ना, प्लेटलेट का गांठ बनना, है ना,
प्लेटलेट का गांठ बनना, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा। कह रहा है व्हेन ब्लड प्लेटलेट्स एनकाउंटर अ डैमेज्ड ब्लड वेसल दे फॉर्म अ प्लेटलेट प्लग। कहने का मतलब है कि जब आपका प्लेटलेट, जब उसमें जो प्लेटलेट पाया जाता है वो प्लेटलेट आपके ब्लड वेसल्स को रिपेयर करने के लिए जाता है, किसी तरह से आगे काउंटर करने के लिए, एनकाउंटर मतलब हुआ कि उसको ठीक करने जाएगा, है ना, तो वहां पर वो प्लेटलेट का गांठ बनाता है। देखो गांठ बनाया है ना, इस तरीके से गांठ बनाता है, उसी को प्लेटलेट प्लग कहते हैं। टू हेल्प टू क्लोज द गैप इन द ब्रोकन ब्लड वेसल। जैसे मान लो ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर डैमेज हुआ है तो यहाँ पर एक गांठ बनाएगा ताकि वो जो गैप बना है वो गैप को ब्लॉक कर दिया जाए, है ना, गैप को भर दिया जाए, है ना। वेरी गुड। द की स्टेज ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लेटलेट अधेशन। यही प्रोसेस आपका प्लेटलेट का अधेशन कहलाता है, यानी प्लेटलेट आपस में सट रहा है। प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन भी या फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन भी कह सकते हैं। यानी सबसे पहले क्या होगा, है ना, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे, फिर वहां पर प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लेटलेट्स एग्रीगेट होकर के प्लग बनाएंगे, गांठ बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक्चुअली ब्लड का क्लॉटिंग होगा शुरू, कोएगुलेशन, रक्त अब वहां पर जमना शुरू होगा। It is the process in which blood loses its fluidity, become jelly like mass few minutes after it shed out। यानी कि कुछ देर के बाद जब खून बाहर आता है तो धीरे धीरे ब्लड अपने आप कोएगुलेट हो जाता है। पता है ना, ब्लड क्या हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स उसमें हैं, वो आपका क्या हो जाता है, एयर के कांटेक्ट में आते ही धीरे धीरे क्या कहते हैं, कुछ मिनट के अंदर जो फ्लूइडिटी ब्लड थी, जो मतलब पानी जैसा था, वो अब जेल के समान हो जाता है। वेरी गुड। और कलेक्ट कर लिया जाता है किसी कंटेनर में, अगर कलेक्ट किया जाता है कंटेनर में तो भी, है ना। वेरी गुड, है ना। इट रिजल्ट्स इन हीमोस्टेसिस, जैसे कि हीमोस्टेसिस हो जाएगा। हीमोस्टेसिस मतलब है ब्लड बहना बंद हो जाएगा। वही कह रहा है सिसेशन ऑफ ब्लड लॉस फ्रॉम डैमेज्ड ब्लड वेसल फॉलोड बाय रिपेयर। यानी कि वहां पर जो डैमेज्ड ब्लड वेसल से खून बह रहा था लगातार, वो बहना बंद हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये तो मैकेनिज्म था, कैसे कैसे कौन सा प्रोसेस शुरू हुआ। सबसे पहले बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, उसके बाद प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग के स्टेजेस, ये तो मैकेनिज्म था, जैसे हाथ कटा, जैसे हाथ कटा, सबसे पहले वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, उसके बाद प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग। अब ये ब्लड क्लॉटिंग कैसे हुई मेरे दोस्त, सुनना ध्यान से। अब ये ब्लड क्लॉटिंग किस किस स्टेज में हुआ है वो पढ़िए। यानी कि वो जो लिक्विड ब्लड है उसको जेली बनने में जो स्टेजेज हैं वो पढ़िए। इसके भी 3 स्टेज हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। कितने स्टेज हैं बताइए, कमेंट में बताइए कितने स्टेज हैं, बताइए। क्लॉटिंग के कितने स्टेज हैं, ब्लड क्लॉटिंग के कितने स्टेज हैं, 3 स्टेज हैं। समझिए कैसे क्या होता है ना। 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले जो आपका प्रोथ्रोम्बिन है, ध्यान रखिएगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है, थ्रोम्बिन बन जाता है ना। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन। ये पहला प्रोसेस है, ये पहला प्रोसेस है। वेरी गुड। अब ये थ्रोम्बिन है ना, देखना ध्यान से सुनना, पहला क्या लिख रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, सॉरी, पहला तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाना है ना। कहने का मतलब है कि ये देखो प्रोथ्रोम्बिन तो बना हुआ है, लेकिन प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने वाला, है ना, एक्टिवेट करने वाला जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है वो बनाना है। पहला स्टेप वो होता है जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो पहला स्टेप वो हो गया। दूसरा स्टेप हो गया प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना। और तीसरा स्टेप, ये जो थ्रोम्बिन है ये आपके ब्लड में फाइब्रिनोजेन है, जो एक इनसॉल्युबल प्रोटीन है, यानी कि आपके ब्लड में घुला हुआ प्रोटीन है। ये फाइब्रिनोजेन जब थ्रोम्बिन के कांटेक्ट में आता है तो फाइब्रिन जो इनसॉल्युबल मास का नाम संरचना करता है, जो कि इस तरीके से क्लॉट बन गया, इस तरीके से क्लॉट बन गया। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला स्टेज क्या है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। सबसे पहला स्टेज क्या है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, यानी प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने वाला। तो कह रहा है क्या, ब्लड क्लॉटिंग क्या कहते हैं, कॉमेंसेज विथ द फॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। यानी ब्लड क्लॉटिंग जो शुरू होता है वो कब कहाँ से शुरू होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के फॉर्मेशन से, विच कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। ध्यान रखना, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। इट्स फॉर्मेशन इनिशिएटेड बाय सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय आइदर विद इन द ब्लड और आउटसाइड द ब्लड। या तो ब्लड के अंदर भी यही प्रोसेस होता है, ब्लड के बाहर भी यही प्रोसेस। कहने का बॉडी के अंदर ब्लड है तो भी वही होगा, है ना। और ब्लड, मान लीजिए ब्लड से बाहर हो रहा है वो चीजें कंटेनर में अब निकालनी है तो भी ऐसे ही होगा। यानी कि सबसे पहला काम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होना। वेरी गुड। जो क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को, देखो अब वो क्या करेगा, कन्वर्जन होगा प्रोथ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन, है ना। किसके प्रेजेंस में,
तो क्या कहते हैं, जो आपका प्रोथ्रोम्बिन है ना वो बना है क्लॉटिंग फैक्टर के वजह से। तो वही बोल रहा है ब्लड क्लॉटिंग इज ऑल अबाउट थ्रोम्बिन फॉर्मेशन। यहाँ पर थ्रोम्बिन फॉर्मेशन हुआ। वंस थ्रोम्बिन इज फॉर्म्ड, एक बार अगर थ्रोम्बिन बन गया तो इट्स डेफिनेटली लीड टू क्लॉट फॉर्मेशन, तो पक्का है कि क्लॉट फॉर्मेशन होगा। प्रोथ्रोम्बिन है ना फॉर्म्ड इन फर्स्ट स्टेज, प्रोथ्रोम्बिन जो है पहले स्टेज में बना था, क्यों? क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर थ्रोम्बिन बना, प्रोथ्रोम्बिन बनाया था। वेरी गुड। अब वो प्रोथ्रोम्बिन, ध्यान रखना, जो बना था वो कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन्स को, कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन विच इज अ प्लाज्मा प्रोटीन दैट इज फॉर्म्ड इन लिवर। ध्यान रखना प्रोथ्रोम्बिन आपका लिवर में बनता है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें? थ्रोम्बिन एंजाइम में, है ना, किसमें? थ्रोम्बिन एंजाइम में। क्या आप बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ब्लैक स्क्रीन पर समझाता हूं। स्टेजेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, सबसे पहला क्या? स्टेजेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। मैंने क्या बोला? स्टेजेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ा रहा हूं, ब्लड क्लॉटिंग, है ना, स्टेजेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। पहला क्या हुआ? 3 स्टेज होता है ना। पहला फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, है ना, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ध्यान रखिएगा, एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। उसके बाद क्या होगा? ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, है ना, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। कौन? यही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो बना, ठीक है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? जो आपके ब्लड में पहले से पाया जाता है फाइब्रिन, जो कि ब्लड में सॉल्युबल होता है, तो घुला हुआ है, इसको क्या करेगा? थ्रोम्बिन जो इस पर रिएक्ट करेगा तो इसको फाइब्रिनोजेन में कन्वर्ट कर देगा, है ना। सो क्या कहते हैं, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है ना। फाइब्रिनोजेन, हाँ, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में, मैंने उल्टा बोल दिया, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। तो वही चीजें बोल रहा है। तीसरा नंबर क्या है? स्टेज 3, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन, जो कि सोल्यूबल है, इसको कन्वर्ट किया जाता है फाइब्रिन में, जो कि इनसोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। इनसोल्यूबल होगा, जब तक घुलनशील था तो ब्लड में घुला हुआ था, इनसोल्यूबल हुआ तो गांठ का निर्माण कर लेगा, ठीक है। तो वही कर रहा है, द फाइनल स्टेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, है ना, जो फाइनल स्टेज है ब्लड क्लॉटिंग का, इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन बाय थ्रोम्बिन। कहने का मतलब है जो फाइनल स्टेज है वो फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, किसके माध्यम से? थ्रोम्बिन के माध्यम से। अब ये थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है इनएक्टिवेटेड फाइब्रिनोजेन को एक्टिवेटेड फाइब्रिनोजेन में, एंड एक्टिवेटेड फाइब्रिनोजेन अब वो फाइब्रिन मोनोमर कहलाएगा। एंड फाइब्रिन एक इनसॉल्युबल और घुलनशील, है ना, थ्रेड बनाता है, जो कि ब्लड का क्लॉट करने का, ब्लड को गांठ बना के करता है। फाइब्रिन मोनोमर पॉलीमराइज एंड लूजली अरेंज्ड स्ट्रैंड्स ऑफ फाइब्रिन, मतलब एक तरीके से फाइब्रिन निर्माण किया क्लॉट का, एंड क्लॉट बन गया, ठीक है। लेट्स क्या था कि लूज क्या कहता है, लूज स्ट्रैंड्स ऑफ मॉडिफाइड इनटू डेंस एंड टाइट फाइब्रिन, टाइट फाइब्रिन बन जाता है बाय फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फैक्टर 13, मतलब फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर की वजह से वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है, गाढ़ा हो टाइट हो जाता है, एंड प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम की उपस्थिति में, एंड ऑल द फाइब्रिन थ्रेड्स आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म मैस वर्क ऑफ स्टेबल क्लॉट। अब वहां पर सब कुछ मिल करके एक क्लॉट का निर्माण करता है। क्या करता है? क्लॉट का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा समझिए बेसिक सा जो मैं बताया। क्या क्या? पहला प्रोसेस क्या हुआ? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना। पहला प्रोसेस क्या हुआ बताओ? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण हुआ। वेरी गुड, एक्टिवेटर का निर्माण हुआ। फिर ये क्या करेगा बताइए? पहला स्टेप तो ये था, ठीक है ना। दूसरा स्टेप क्या होगा आप लोग खुद बताएंगे। अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, दूसरा स्टेप है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? थ्रोम्बिन में। ये तो दूसरा था। अब ये तीसरा स्टेप यहां से क्या हो जाएगा शुरू? ये थ्रोम्बिन, ध्यान रखना, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर हुआ? फाइब्रिन में आपका कन्वर्ट कर देगा, और ये फाइब्रिन इनसॉल्युबल मास बनाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। बस यही तो 3 प्रोसेस है, यही तो 3 प्रोसेस है। पूछेगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कौन करता है? तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कौन करता है? थ्रोम्बिन करता है। वेरी गुड। अब कुछ क्लॉटिंग फैक्टर है, कौन कौन है जो कि आपके ब्लड को क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो टोटल आपका होता है कितना? ध्यान रखिएगा, टोटल होता है आपका 12 गो, टोटल 12 होता है। यहाँ पर दिख रहा होगा 1 to 13 है, यहाँ से 1 से शुरू हुआ है 13, लेकिन बीच में आपका 6 नहीं होता है, फैक्टर 6 एब्सेंट होता है, तो इसलिए 12 गो होता है टोटल क्लॉटिंग फैक्टर। कौन कौन से जो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ब्लड में? देखो, फाइब्रिनोजेन सब मिल करके करता है ये सारा, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन,
है ना। कैल्शियम आयंस, लेबाइल फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, याद नहीं है, जरूरी नहीं याद रखना, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देख लो कि ये सब क्लॉटिंग में हेल्पफुल है। फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेबाइल, स्टेबल फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, है ना। हीमोफीलिया एक बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है, लगातार बहता रहता है। क्रिसमस फैक्टर जिसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं। उसके बाद स्टुअर्ट पावर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, हैगमैन फैक्टर। तो इस तरीके से आपका होता है। तो ये कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स थे जो कि मैकेनिज्म हमने पढ़ाया है। अब थोड़ा सवाल करिए, उसके बाद मैं समझूंगा कि आप समझ गए, है ना। है ना, थोड़ा सा मैं सवाल करवा रहा हूं, अब आप जवाब दे देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बेहतर समझ गए हैं। चलिए, सवाल है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन ड्यूरिंग ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। क्या रही मतलब है कि ड्यूरिंग क्लॉट फॉर्मेशन, जब रक्त का थक्का बन रहा होता है, तो कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए। तो याद कीजिए, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कौन कर रहा था, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कौन कर रहा था, थ्रोम्बिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन, अरे नहीं महाराज, पेप्सिन नहीं भैया, थ्रोम्बिन, यस थ्रोम्बिन, आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी, थ्रोम्बिन। बहुत बढ़िया, लाजवाब। नेक्स्ट है विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ये सवाल पूछा जाता है। तो विटामिन के, ध्यान रख लेना, है ना, विटामिन के आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन के आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन के, है ना, ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग प्रोसेस, इसमें से कौन सा है जो क्लॉटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता है। कौन सा इसमें से ऐसा है जो कि क्लॉटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता है मेरे दोस्त। प्लेटलेट्स तो होता है, फाइब्रिन होता है, हीमोग्लोबिन, थ्रोम्बिन, कौन सा नहीं होता है। तो हीमोग्लोबिन का क्लॉटिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये तो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइब्रिन इन ब्लड क्लॉटिंग, फाइब्रिन का क्या फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइब्रिन इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में फाइब्रिन का काम क्या है। लास्ट में जो इनसॉल्युबल मास बनाया ना, तो वो फाइब्रिन ही तो बनाया था। डिसॉल्व ब्लड क्लॉट, ना 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 ना, ये डिसॉल्व नहीं होता। फॉर्म्स अ मेस टू ट्रैप ब्लड वेसल, मेस मतलब होता है जाल। क्या ये एक जाल का निर्माण करता है ताकि ब्लड वेसल्स को, ब्लड सेल्स को ट्रैप कर सके, बाहर ना जाए। हाँ, ये सही हो सकता है। एक्टिव प्लेटलेट ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा मेस बनाता है, एक जाल, ऐसे ऐसे जाल बनाता है, ठीक है, जिससे कि ब्लड को रोकने का काम करता है। आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। और ब्लड ग्रुप्स नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट रहने वाला है। तो ओवरऑल कैसा रहा क्लास, है ना। तो ब्लड क्लॉटिंग मैंने बताया, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है ना। पहले मैंने वो पढ़ाया, एक प्रक्रिया है जिसमें कि ब्लड जेली से आपका फ्लूइड से, लिक्विड से जेली में कन्वर्ट हो जाता है ना। और इसमें आपके कैसे होते हैं, प्लस उसमें कौन कौन से स्टेजेज होते हैं, और स्टेजेज को मैंने अच्छे से बताया और कुछ क्वेश्चन कराया। तो इस लेक्चर को जरूर अच्छे से देखिए और बताइएगा कमेंट में कैसा लगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर हमारा ब्लड ग्रुप्स पर रहेगा। और ओवरऑल मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। जो भी हो आप कमेंट में जरूर बताइएगा हमें कैसा लगा क्लास, और जो भी समझ में आया हो, बाकी जो भी डाउट हो कमेंट में पूछिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।